देखिए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 चैप्टर नंबर 3.5 में क्या है कि हम दो रैखिक चर वाले समीकरणों को वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। क्या करते हैं? वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। इससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि रैखिक दो चरों में रैखिक समीकरण किस रूप की होती है। किस रूप की होगी? a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रहे कि इक्वल के अंदर 0 होता है। कोई भी यदि अचर हो तो वो जिस साइड हमारे चर होते हैं उसी तरफ होता है। और समीकरण नंबर ये होगी फर्स्ट। सेकंड क्या किस रूप की होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 ये होगा c1 इक्वल क्या होगी? 0। समीकरण नंबर होगी 2। अब देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमें याद होना चाहिए कि जब दो समीकरणों को हल करते हैं तो हल क्या होते हैं? या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा, या क्या होगा? हल अद्वितीय होगा। तो ध्यान रहे यदि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगा? हल कैसा होगा? हल अद्वितीय होगा। और साथ में रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये आपको याद होना चाहिए। और हल कैसा होगा? हल होगा संगत होगा। हल क्या होगा? हल संगत होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और यदि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के, यदि तीनों के अनुपात इक्वल है तो क्या होगा? हल अनेक होंगे। क्या है कि x और y के ऐसे बहुत से मान होंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। साथ में रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं होगी संपाती होगी। संपाती का क्या मतलब होता है? संपाती का मतलब होता है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, ये होता है संपाती। और हल कैसा होगा? हल इसका भी किसका होगा? संगत होगा। और ध्यान देने वाली बात है कि यदि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन इन तीनों की इक्वल, दोनों की इक्वल क्या नहीं होगा? c1/c2। तो हल कैसा होगा? हल कोई नहीं होगा। रेखा का कोई भी हल नहीं होगा। रेखाओं क्या होगी? परस्पर समांतर होगी। और हल कैसा होगा? हल असंगत होगा। ध्यान रखना, सिर्फ हल असंगत इसी के अंदर होगा जिसके अंदर रेखाएं समांतर होगी, या कोई भी हल नहीं होगा तब हल असंगत होगा। अन्यथा क्या होगा? हल संगत होगा। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि क्या करेंगे? पहले हमें क्या लिखना है? x बटे यहाँ कुछ ना कुछ और आएगा, इक्वल क्या लिखना है? -y। यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा और इक्वल क्या लिखना है? 1/। अब देखिए यदि वज्र गुणन विधि से हल करते हैं तो समीकरण में क्या करते हैं? x लिखा है ऊपर, तो x वाले जो हैं उसको ऊपर ध्यान दीजिए, समीकरणों के अंदर x वाले को ढक लेते हैं और इनको क्या करते हैं? ऐसे इनके ऐसे तिरछे गुणा करते हैं। तो पहला किसको करेंगे? b1 को करेंगे c2 से, और माइनस क्या होगा? c1 b2। ध्यान रखना ऊपर से नीचे गुणा करना है, नीचे से ऊपर कोई भी मत कर देना। क्या किया था हमने? b1 को c2 से गुणा किया था। ये देखो b1 को c2 से और c1 को किससे किया था? b2 से। अब देखो y है, ध्यान रखना y माइनस का होगा, और y है तो क्या कर लेंगे? y वाले को छुपा लेंगे और a1 को किससे करेंगे? c2 से। तो यहाँ लिख देंगे a1 c2 माइनस, और किसको करेंगे? c1 को करेंगे a2 से। समझ में आ गया? अब देखो क्या करना है? अचर पद है यहाँ पर, तो क्या कर लेंगे? अचर पद वाले गुणा को छुपा लेंगे। अब देखिए x का गुणांक है और y का गुणांक है, उसको गुणा कर देंगे। a1 को कैसे तिरछा गुणा करना है? कैसे करोगे? ऐसे।
तो A1 को करोगे B2 से, A1 B2 और माइनस में क्या होगा B1 A2। वज्र गुण विधि का यही सूत्र है और ये आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा तभी आप लोग वज्र गुण विधि से हल ज्ञात पाओगे। सबसे सरल विधि है वज्र गुण विधि। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। ध्यान रखना, x बटे B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2 है, इक्वल y किसका है माइनस का है, और क्या होगा A1 इंटू C2 माइनस C1 A2 इक्वल क्या होगा 1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। अब फिर क्या करोगे, x को हल ज्ञात करने के लिए x बटे B1 C2 माइनस C1 B2 इसको क्या कर दोगे एक बार तो 1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2 की इक्वल एक बार तो रख दोगे, इसको एक बार क्या करोगे माइनस y बटे A1 C2 माइनस C1 A2 को किस की इक्वल रख दोगे 1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। दोनों को इक्वल रख देना है, दोनों के इक्वल में रख कर ही हल ज्ञात होगा। धन्यवाद।